नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में बरकी और आबरसानी के तमाम बकायाजात माफ करने का फैसला। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के इख्तिताम पर अहकामात की इजराई। बाबरी मस्जिद की शहादत को फरामोश कर देना मुसलमानों के लिए नामुमकिन। दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे से मुकर्रिरीन का खिताब। कांग्रेस रुकन कौंसल MS प्रभाकर और तेलुगु देशम रुकन असम्बली सायन्ना TRS में शामिल। कम शरह सूद पर कर्ज की फराहमी का लालच, ख्वाहिशमंदों को 2 करोड़ रुपए का झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। और शहर में गैर समाजी अनासिर का गुंडाराज नहीं चलेगा। पुलिस की नई मुहिम के आगाज के मौके पर DCP साउथ जोन का इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद के अवाम को राहत देते हुए बरकी और आबरसानी के बकायाजात माफ करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक शहर के वज़रा की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ने महकमे बरकी और आबरसानी से बकायाजात की तफसीलात हासिल करने के बाद अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में 6 लाख घरेलू सारिफीन के 128 करोड़ रुपए के बरकी बकायाजात माफ करने का फैसला किया है। इसी तरह करीब 3 लाख खानदानों में आबरसानी के 295 करोड़ रुपए के बकायाजात को भी माफ करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से इस सिलसिले में अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। निफाज के ख़त्म होते ही इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आईफा अवार्ड्स तकरीब को मुलतवी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। चेन्नई और दीगर शहरों में हुई बारिश और नुकसानात के पेश नज़र इस तकरीब को मुलतवी करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि इस तरह के हालात में तकरीब मुनक्किद करना मुनासिब नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत का गम मुसलमानों के दिलों में आज भी ताज़ा है और मुल्क के मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के सानहे को कभी फरामोश नहीं कर सकते और मस्जिद की बाजियाबी तक खामोश नहीं रहेंगे। दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे से खिताब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत अब्दुल रहीम कुरैशी ने इन ख्यालात का इजहार किया। रहीम कुरैशी ने राम मंदिर के हक़ाइक़ और तारीख़ी तफसीलात बयान करते हुए ज़ाफ़रानी तंजीमों के दावों की खलाई खोल दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान जिद्दोजहद करते रहेंगे और वो अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मुसलमान आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए बेचैन हैं। सदर मजलिस ने मुसलमानों से 6 दिसंबर को पुरअमन बंद मनाने और नफिल रोज़ा रखने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस दिन बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया जाए। बाजारों को बंद करने के लिए कोई ज़बरदस्ती न की जाए। रहीमुद्दीन अंसारी ने बाजियाबी बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की, जिसे नारे तकबीर की गूंज में मंजूर किया गया। जलसे से मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना जमालुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी खादरी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा और मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने भी खिताब किया। आज बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए ये जो जलसा मुनक्कद किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जहाँ पर हमारे पूरे मुल्क में टॉलरेंस इंटॉलरेंस के ऊपर बहस चल रही है, रवादारी और अदम रवादारी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एक बहस चल रही है।
ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے مشہور ادیب رائٹرز نے اپنے اپنے بڑے انعام کو واپس کر دیا حکومت سے. پچھلے کئی 3-4 ہفتے سے یہی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں رواداری ختم ہو چکی ہے یا عدم رواداری ہے، انٹالرنس اپنے وجود پر ہے. جب ہم اس بحث کو دیکھتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات بہت اچھی ہے، ایک جمہوری ملک ہندوستان جس میں ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار حاصل ہے، اور جمہوریت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی رائے کو رکھیں، اپنی پسند کا اظہار کریں. کسی سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو سامنے رکھیں. میں بحیثیت ایک مسلمان کے میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں پر ملک میں رواداری اور عدم رواداری کی بحث ہو رہی ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہاں گیا تھا آپ کا ٹالرنس جب 22 اور 23 دسمبر کی رات میں چوروں کی طرح بابری مسجد کی دیوار کو پھلانگ مار کر پولیس کی موجودگی میں جس مسجد میں ہم نے 500 سال سجدے کیے، نمازیں ادا کی، وہاں پر گھس کر ایک مورتی کو رکھ دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ یہاں پر اچانک رام کی مورتی دستیاب ہو گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. فروری 86 میں اچانک بابری مسجد کے تالوں کو کھول دیا گیا. کیسے کھول دیا گیا کہ اگر آپ کا اور میرا مقدمہ چل رہا ہے تو بغیر مجھے نوٹس دیے، بغیر میری بات سنے اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر بغیر مجھے نوٹس دیے، بغیر مجھے اطلاع کیے آرڈر پاس کر دیا گیا. اور اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے، اس زمانے میں ٹائپ رائٹر تھا، اور عدالت میں ہیئرنگ ہوتی ہے 10 منٹ کی اور آرڈر پیش کیا جاتا ہے 12 صفحات کا. تو معلوم ہوا کہ پہلے سے ہی ٹائپ رائٹر پر آرڈر کو ٹائپ کر دیا گیا تھا اور تالے کھول دیے گئے. باضابطہ اندر جا کر ہماری مسجد میں پوجا کی اجازت دی گئی عام آدمی کو. کیا یہ آپ کی رواداری تھی؟ پھر آپ نے ہماری مسجد میں گھس کر 6 دسمبر کے دن آج سے 23 سال پہلے ساری دنیا کے سامنے مسجد کو شہید کر کے رکھ دیا. کیا یہ آپ کی رواداری تھی؟ بتائیے کیا یہ آپ کی رواداری تھی یا عدم رواداری تھی؟ کوئی اٹھ کر کہے گا کہ اسد الدین تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے بی جے پی کی مخالفت کی تھی. یقیناً ہمارے دیگر ابنائے وطن میں ہمارے کئی ایسے بڑی تعداد میں ہندو بھائی ہیں جنہوں نے ہماری بات کو مانا اور کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں، مگر ہمارا سوال ان لوگوں سے ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر فائز تھے. کیا کانگریس کی حکومت نہیں تھی جب پہلی مرتبہ بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئیں؟ مرکز میں بھی اور اتر پردیش میں جب بابری مسجد کے تالے کھولے گئے، کیا کانگریس کی حکومت نہیں تھی اتر پردیش میں اور مرکز میں؟ جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تو کیا مرکز میں ہندوستان کا اگر پہلا بی جے پی کا پرائم منسٹر تھا تو کون تھا؟ آپ جانتے ہندوستان میں سب سے پہلے بی جے پی کا جو وزیر اعظم تھا وہ اٹل بہاری واجپئی نہیں تھے، وہ پی وی نرسمہا راؤ تھا. یہ پہلا بی جے پی آر ایس ایس کا وزیر اعظم تھا. مسجد شہید کر دی گئی. یہ آپ کی رواداری ہے؟ بتائیے عزیز دوستو، کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، ہم کورٹ کو گئے ٹائٹل ڈسپیوٹ کو لے کر اور کورٹ نے عجیب فیصلہ دیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ کو گیا تو سپریم کورٹ نے کہا the high court has given a strange judgment.
اور اس پر سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دی. پھر بھی ہم سے کہتی ہیں کہ آپ میں رواداری نہیں ہے. مسلمانوں میں ٹالرنس ہونا چاہیے, مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے. ارے آپ آخر 70 سال سے صرف ہم کو ہی لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. آج ایک مسلمان تم سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ 70 سال میں تم نے ہم سے کیا انصاف کیا؟ ہم کو شکایت ہندوستان ملک سے نہیں ہے, اس لیے کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے. ہم کو شکایت ان لوگوں سے ہے اور آج بھی ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہندوستان کے مسلمان اور دلتوں سے انصاف نہیں کیا. اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ رواداری کی بات. مجھے ہنسی آتی ہے جب میں بحث دیکھتا ہوں کہ رواداری عدم رواداری. بتائیے عزیز دوستو, یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور مستقبل میں ہم کو اس کی کیا تیاری کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہم تعمیر کر سکیں تو ضروری ہے کہ ماضی میں جن جماعتوں نے ہم کو دھوکہ دیا ان کے دھوکے کو ہم یاد رکھیں. یاد رکھو, اقتدار اندرا گاندھی کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. یاد رکھو, اقتدار راجیو گاندھی کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. یاد رکھو کہ اقتدار این ٹی راما راؤ کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. اقتدار کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے. یہ جمہوریت ہے, عوام جس کو چاہے ووٹ ڈال کر کامیاب کرے گی اور ووٹ نہیں ڈال کر ان کو گھر میں بٹھا بھی دیتی ہے. پاکستان کو چلے جانا کہتے, یہ ہندوستان یہ ہندوؤں کا ملک ہے. گورنر بول رہے آسام کے, ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے کہتے. گورنر صاحب یہ تاج محل آپ کے ابا بنائے؟ چار مینار کون بنائے؟ قطب مینار کون بنائے؟ بیجاپور کون بنائے؟ دلی کو کس نے آباد اور کس نے اس کو خوبصورت کیا؟ یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے, یہ ملک مسلمانوں کا ہے, یہ ملک ہندوؤں کا ہے, یہ ملک دلتوں کا ہے جو 4-5 ہزار سال سے اس ملک میں رہ رہا ہے. یہ ملک عیسائیوں کا ہے, یہ ملک ہر بسنے والے کا یہ ملک ہے. یہ ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہو سکتا, نہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کرنے دیں گے. اچھا, گورنر صاحب کیا بولتے؟ تریپورا کے گورنر صاحب بولے کہ اگر رواداری کو دکھانا ہے, ٹالرنس کو دکھانا ہے تو مسلمانوں کو سرے عام سور کا گوشت کھا کر دکھانا پڑے گا. اگر میں یہ بات پلٹا کر کہہ دوں کہ تم کو رواداری دکھانا ہے تو کلیانی بریانی کھانا پڑے گا. اب کل سے ٹی وی چینل نکالیں گے, دیکھو کلیانی بولے, کلیانی بولے, کلیانی بریانی بولے. اب سنا عثمانیہ یونیورسٹی میں ہی بچے کر رہے ہیں, فیسٹیول کر رہے. سنا کیا کریں گے؟ مہنگائی ہے. کتنے روپے کلو میں مسور کی دال ہے پاشا؟ 200 روپے میں مسور کی دال ہے پرائم منسٹر صاحب. اب میں 200 روپے کی دال کھاؤں گا یا 90 روپے کلو کا کھاؤں گا؟ صحت ہونا نا میرے بچے کو. ماشاءاللہ ایک نہیں ہے 6 1 کلو تو غائب ہو جاتی. کم سے کم اس 150 روپے کا اگر 1.5 کلو گوشت لایا تو انہیں بولتا ٹھیک ہے, دال نہیں ہے تو یہ تو ہے. آپ دال کی قیمت کو کم کرو. آپ ساری دنیا میں جا رہے ہیں, پرائم منسٹر ہر ہفتے میں یوں, پھر آئے 10 دن کے بعد پھر یوں. کہاں ہے بھائی؟ وہاں گئے, یہاں گئے,
ادھر گئے ٹی وی پر دیکھ رہے ہم تو خالی, لندن میں دکھ رہے, پیرس میں دکھ رہے, امریکہ میں دکھ رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم 5 سال میں پورا ورلڈ ٹور کر لیں گے انشاءاللہ, پوری دنیا میں جائیں گے, دنیا میں جائیں, پورے ملک بچے ہوئے سر. انہوں کیا کرے سنا, ایٹلس کو سامنے رکھے, یہ ہو گیا, 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 یہ ہو گیا. اب اتنے بچے یہ بھی کر لیتا ہوں میں. کیا بات ہے, پوری دنیا کو جائیں گے. کبھی اخلاق کے گھر کو بھی تو جاؤ, کبھی اخلاق کے گھر کو نہیں گئے تو اس کے بچے کو بلاؤ جو انڈین ایئر فورس میں کام کر رہا. آپ کے گھر سے 50 کلومیٹر پر دادری ہے, بلاؤ اس کو, بلا کے بولو ہمت سے کام کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ کا ووٹ بینک کم نہیں ہوتا, میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں. لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, یہ تمام ہندوستانیوں کے وزیر اعظم ہیں, مگر ساری دنیا میں جا رہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ انسانوں کی حکومت, انسانوں کو بچانے کی حکومت ہے یا گائے کو بچانے کی حکومت ہے؟ یہ ہندوستان کو ترقی اور مضبوط بنانے کی حکومت ہے یا پھر ان کا خالی ایک ہی 1 پوائنٹ پروگرام ہے, گائے 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 گائے؟ کیا اس پر آئے تھے آپ؟ انسان کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ انسان کی بات تو کرو نا میرے بھائی. ہماری سرحد پر روز ہمارا سپاہی مارا جا رہا ہے, لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو رہا ہے. بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اکانومی برباد ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے اکانومی, ہمارے ایکسپورٹس گر چکے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عجیب حالات ہیں ہمارے ملک کے. 6 دسمبر کے دن پرامن طریقے سے بند منائیے. اگر کوئی دکان بند بھی نہیں کرتا تو اس کو مجبوری یا زبردستی مت کریے. آپ ہو سکے تو ایک نفل روزہ رکھیے, کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے کہ پروردگار ہماری مسجد کی ہم کو دوبارہ اس جگہ ہمارے حوالے کر دے. پرامن طریقے سے بند منائیے, کسی کو زبردستی مت کریے. اور اگر آپ کو کوئی پرووک کرتا ہے تو پولیس کو کمپلین کریے, ہم کو بتائیے, مگر امن کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے. ٹی آر ایس کے آپریشن آکر سے کانگریس اور تلگو دیشم پارٹی کو اس وقت دھکا لگا جب کانگریس کے رکن کونسل ایم ایس پربھاکر اور تلگو دیشم کے رکن اسمبلی سائنا نے کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے سی آر کی موجودگی میں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی. بعد میں ایم ایس پربھاکر نے بتایا کہ کانگریس سے استعفیٰ دے کر وہ ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کئی بار نمائندگی کی گئی, لیکن کانگریس اعلیٰ قیادت اور ریاستی قیادت نے کوئی توجہ نہیں دی, اس لیے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے جو کام جاری ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے وہ ٹی آر ایس میں شامل ہوئے. انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ کے سی آر کی قیادت میں حیدرآباد عالمی طرز کا شہر بنے گا. تلگو دیشم کے رکن اسمبلی سائنا نے بتایا کہ کنٹونمنٹ علاقے کی ترقی کے لیے وہ ٹی آر ایس میں شامل ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر ایس نے گوداوری سے بھی پانی لانے کا کام کیا. کے سی آر کے ترقیاتی کاموں سے وہ بے حد متاثر ہیں اور ٹی آر ایس میں شامل ہو کر مسرت بھی محسوس کر رہے ہیں. دوسری طرف تلنگانہ تلگو دیشم کے سینئر لیڈر ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ کسی کے جانے سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پارٹی کی حقیقی طاقت اس کے کارکن ہوتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ بعض قائدین نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن کارکن اب بھی تلگو دیشم کے ساتھ ہیں. دیاکر راؤ نے کہا کہ لالچ دے کر بعض قائدین کو ٹی آر ایس میں شامل کیا گیا لیکن انہیں بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا. انہوں نے ریاستی وزراء ہریش راؤ اور کے ٹی آر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا.
तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज कर चुकी है। कौंसिल और जीएचएमसी इंतखाबात के लिए तेलंगाना कांग्रेस की राब्ता कमेटी के इजलास में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। बताया जाता है कि इजलास में डी नागेंद्र को भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। इजलास के बाद रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करने से गुरेज किया, लेकिन सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राब्ता कमेटी के इजलास में मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया। एमएलसी और जेएचएमसी इंतखाबात से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जिले सुदूर और सीनियर कांग्रेसी कायदीन का इजलास तलब किया जाएगा। रुकन कौंसिल एमएस प्रभाकर के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक सवाल पर सदर पीसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंद्र ने एक बार फिर कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। नागेंद्र ने एतराफ़ किया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी दूसरी जमातों के कायदीन को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश की गई थी। उनका ये भी कहना था कि उन्हें टीआरएस में शामिल होने की दावत दी गई, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास में अदम शिरकत से मुतालिक सवाल पर नागेंद्र ने वजाहत की कि वो कमेटी के रुकन नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब साबिक वजीर और कांग्रेस की रुकन असम्बली गीता रेड्डी ने उनके पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। गांधी भवन में जिले मेदक के अरकान के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि उनसे मंसूब कांग्रेस छोड़ने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तेलंगाना कौंसिल में कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन के ओहदे से महरूम होने के आसार पैदा हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक एमएस प्रभाकर की टीआरएस में शमूलियत के बाद कांग्रेस पार्टी में ये बहस छिड़ चुकी है कि उनकी पार्टी कौंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी बरकरार रख पाएगी या नहीं। फिलहाल कौंसिल में कांग्रेस के 7 अरकान हैं, लेकिन प्रभाकर के टीआरएस में शामिल होने के बाद 6 अरकान रह जाएंगे। इनमें भी 3 अरकान की टीआरएस में शामिल होने की तैयारियां हो रही हैं। अगर ये तीनों अरकान भी टीआरएस में शामिल हो जाएंगे तो शब्बीर अली से अपोजिशन लीडर का ओहदा छीन जाएगा। रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने कहा है कि अवाम टीआरएस के साथ हैं और टीआरएस हुकूमत अवाम की है। उन्होंने साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर थी उस वक्त जग्गारेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की सख्त मुखालिफत की थी और आज वो ये कहते हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादों में से एक वादे को भी पूरा नहीं किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हर हाल में बीफ फेस्टिवल मुनक्किद करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। तलबा ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की तरफ से बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के खिलाफ दिए गए इंतबाह की मजम्मत की। तलबा ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील तलबा की तरफ से ही अमल में आई है। एहतजाजी तलबा ने कहा कि फौरी नायब वज़ीर आला अपने अल्फाज को वापस लें। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली का अलामती पुतला भी नजरात पेश किया गया। अरबैन के मौके पर शिया बरादरी की जानिब से अज़ादारी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस आलीजा कोटले से निकलकर दारुशफ़ा पहुंचा। सोगवारों ने मातम और नुहाखानी की। मुख्तलिफ शिया तंजीमों और ग्रोहों ने जलसे में शिरकत की। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। शरीयत में किसी भी तरह की तब्दीली की कोशिशों के खिलाफ मुस्लिम ख़वातीन को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
नुमाइश मैदान पर तफहीम शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बउनवान ईमान बचाओ सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद नदवी ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर फस्ताई ताकतें हुकूमत कर रही हैं। मुल्क की तरक्की के बजाय घर वापसी और गाय का तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जा रही है। सूर्य नमस्कार और मुश्रिकाना तहजीब को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। खालिद नदवी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला देते हुए कहा कि उन पर जुल्म ढाए जाने के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम रहे। सेमिनार से तफहीम शरीयत कमेटी की कन्वीनर वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि शरीयत में तब्दीली के खिलाफ ख़वातीन को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन की आड़ में शरीयत में तब्दीली लाने की साजिशें की जा रही हैं। सेमिनार में करारदाद भी पेश की गई, जिसके ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन से इस बात का हल्फ लिया कि उनको शरीयत के क़वानीन पर पूरा भरोसा है और अल्लाह और रसूल के अहकामात पर पूरी खुशदिली के साथ अमल करेंगी। वो शरीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं चाहती, लिहाजा दफ़ात 44 के तहत एकसां सिविल कोड को मुसलमानों से मुस्तस्ना रखा जाए। अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सदरनशीन सुधीर ने जुमेरात को अनीसुल क़ुरबा का दौरा किया। मुसलमानों की पसमानदगी, उनके हालात और यतीम खाने में फ़राहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में सुधीर कमेटी जायज़ा ले रही है। सुधीर ने अनीसुल क़ुरबा के तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर MSc के जनरल मैनेजर विलायत हुसैन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और टास्क के इश्तराक से कंप्यूटर और दूसरे कोर्सेस का जुमेरात को इफ्तिताह अमल में आया। टास्क कंपनी के CEO, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर विलायत हुसैन, MD शफीउल्लाह और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत और MFC की तरफ से बासलाहियत नौजवानों को नेटवर्किंग और दीगर कोर्सेस में तरबियत फराहम करते हुए मुलाजमतों के लिए भी रहनुमाई की जाएगी। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले शिया बरादरी के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात और मसाइल से वाकिफ़ करवाया। वफ़द में मुंबई मर्केंटाइल बैंक के साबिक़ डायरेक्टर क़ासिम भी मौजूद थे। जुबली हिल्स में आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस जितेंद्र ने जुमेरात को पार्किंग सहूलत का इफ्तिताह अंजाम दिया। जुबली हिल्स फिल्म चैम्बर के पास कारोबारी इदारों की वजह से हमेशा पार्किंग का मसला दरपेश रहा है। बेहतर ट्रैफिक के बहाव और आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुफ्त पार्किंग फराहम करने का फैसला किया। इस पार्किंग लॉट में 20 ता 40 बाइक्स और 30 ता 40 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने कहा है कि SC ज़ुमराबंदी के लिए आंध्रा और तेलंगाना की हुकूमतें संजीदा नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने बताया कि SC ज़ुमराबंदी के मुतालबे के साथ 8 दिसंबर से एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। 17 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दौरे दिल्ली के दौरान नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने भी SC ज़ुमराबंदी के लिए कोई नुमाइंदगी नहीं की। फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए BC लीडर R कृष्णैया ने अपने हामियों के हमरा संक्षेमा भवन के पास धरना दिया। R कृष्णैया ने कहा कि बकायाजात की अदम अदायगी से तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देते हुए बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाना चाहिए। हैदराबाद पुलिस चबूतरा मुहिम और माशरे की गंदगी कम करने की जो कोशिशें कर रही हैं, उसमें इजाफा करते हुए साउथ जोन पुलिस ने एक नई मुहिम का आगाज़ किया, जिसका नाम मी कोसम मी पुलिस यानी आपकी पुलिस आपके लिए है। इसकी शुरुआत साउथ जोन DCP सत्यनारायणा ने चंदनगोटा पुलिस स्टेशन के हुदूद से किया।
डीसीपी साउथ जोन ने एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए आम आदमी से मुलाकात की, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जो मुलजिम होता है उसको इलाके की पुलिस कुर्सी पर बिठाती है और जो शिकायत कुनिंदा होता है उसके साथ नाशाइस्ता सलूक इख्तियार किया जाता है। ऐसी कई शिकायतों के मौसूल होने के बाद डीसीपी साउथ जोन ने उनके जोन के हर पुलिस स्टेशन हदूद में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने का इरादा किया है। चन्नागोट्टे में अवाम से बात करते हुए उन्होंने तयक़ुन दिया कि उनके साथ कोई भी पुलिस ओहदेदार गलत रवैया अख्तियार नहीं करेगा। इस प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही अवामी शिकायतें डीसीपी को मिलने लगी हैं। इसमें सबसे बड़ी शिकायत लैंड ग्रैबिंग की थी। गौसनगर, जहांगीर नगर, बल्लागुड़ा इलाकों में लैंड ग्रैबर्स से परेशान हाल अवाम ने डीसीपी से शिकायत करते हुए उनको लैंड ग्रैबर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर ठगा जा रहा है। इस पर डीसीपी सत्यनारायण ने तयक़ुन दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। वो गैर समाजी अनासिर का गुंडा राज शहर में चलने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अवाम फौरी मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू हों या फिर डीसीपी ऑफिस आकर उनसे रास मुलाकात करें। इस मौके पर चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन के ओहदेदार और एडिशनल डीसीपी बाबू राव भी मौजूद थे। महकमे इंसदाद और रिश्वत की तरफ से रिश्वतखोरी के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करने के लिए जुमेरात से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज अमल में आया। इस प्रोग्राम के सिलसिले में जुमेरात को नामपल्ली से असम्बली तक स्कूली तलबा की रैली निकाली गई। कलेक्टर हैदराबाद राहुल बुज्जा ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। तलबा को रिश्वतखोरी के खिलाफ अहद दिलाया गया। एसीबी के अहदेदार ने बताया कि 4 और 5 दिसंबर को तलबा के लिए तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान रिश्वत तलब करने वाले ओहदेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत करने के सिलसिले में भी ज़रूरी मशवरे और हिदायत दी जाएंगी। सैबराबाद पुलिस ने कम शरह सूद पर कर्ज दिलाने के बहाने 2 करोड़ रुपए का झांसा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। जॉइंट सीपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करके मनीष टंडन और पुनीत मुखी को गिरफ्तार किया, जो प्रिनेश फाउंडेशन, डायल इजी नेटवर्क और केयर इंडिया फाउंडेशन तिलक नगर नई दिल्ली के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने सैकड़ों ज़रूरतमंद और भोले भाले अफराद को कम शरह सूद के अलावा आसान तरीके और बिला किसी सिक्योरिटी के आसानी से कर्ज दिलाने का झांसा दिया। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को एबिट्स हैदराबाद के रहने वाले निश्चल नरेंद्र प्रसाद को नेहा गुप्ता का फ़ोन मौसूल हुआ था, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक से 10 लाख रुपए कर्ज कम शरह सूद पर आसानी के साथ देने का धोखा देते हुए ज़ायद 2,38,000 रुपए बतौर प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस वसूल किए गए। लेकिन जब निश्चल नरेंद्र शाह ने उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद रकम के अलावा 2 लैपटॉप्स, 2 सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद करते हुए उन्हें दिल्ली से हैदराबाद लाकर अदालती तहवील में दे दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में बरकी और आबरसानी के तमाम बकायाजात माफ करने का फैसला। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के इख्तिताम पर अहकामात की इजराई। बाबरी मस्जिद की शहादत को फरामोश कर देना मुसलमानों के लिए नामुमकिन। दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे से मुकर्रीन का खिताब। कांग्रेस रुकन कौंसिल MS प्रभाकर और तेलुगु देशम रुकन असम्बली सायना TRS में शामिल। कम शरह सूद पर कर्ज की फराहमी का लालच, ख्वाहिशमंदों को 2 करोड़ रुपए का झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। और शहर में गैर समाजी अनासिर का गुंडा राज नहीं चलेगा। पुलिस की नई मुहिम के आगाज के मौके पर डीसीपी साउथ जोन का इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।